हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को कंडक्ट होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पोलिंग करवाई थी कि आपको साइंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें क्लास 8th की साइंस में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले क्लास 8th की जो साइंस है उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर हम क्लास 9th और फिर क्लास 10th के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज जो टॉपिक कराने जा रही हूँ ये हमारा क्लास 8th का साइंस का चैप्टर 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम आज इसको कवर करेंगे और इसके जब हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम इसमें लास्ट में जाके इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो फ्रेंड का मतलब तो आप सभी को पता है क्या होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त होंगे, जिनके बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमारे दोस्त हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फो मतलब होता है एनिमी। ठीक है, फो का मतलब क्या होता है? एनिमी। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनिमी है। अब ये फ्रेंड की बात कर रहे हैं और एनिमी की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर फ्रेंड है तो सीधी सी बात है, ये हमारे को क्या करेंगे? बेनिफिट। क्या करेंगे? हमें ये ऑर्गेनिज्म बेनिफिट देंगे। और अगर ये हमारे एनिमी है तो ये क्या करेंगे? हार्म देंगे, नुकसान देंगे। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते, जिनको हम अनएडेड आइट से नहीं देख सकते, डायरेक्टली नहीं देख सकते। जैसे कि मान लीजिए, आपने देखा होगा कि जब हमारा विंटर का मौसम होता है या मॉइस्ट मौसम होता है, तो हमारी जो ब्रेड होती है तो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है। तो उस मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर कुछ फूई फूई जैसी सी लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंगस। ठीक है, इसको हम फंगस को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। लेकिन हम सारे ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से नहीं देख सकते। तो वो इतने छोटे होते हैं कि अगर हम उन्हें डायरेक्टली देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते, हमारे को किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते। सभी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फंगस, उनको हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और जो हमारा फंगस है उसको हम किससे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में डिफाइन किया है, यानी कि 4 ग्रुप में बांटा है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ एंड द फोर्थ वन इज एल्गी। हमारे ऑर्गेनिज्म के 4 तरीके के होते हैं। बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, प्रोटोजोआ होता है और एल्गी होता है। ठीक है, हमारा जो वायरसेस होते हैं वो भी छोटे होते हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे पूछ सकते हैं। और आपको ऑप्शन में दे सकते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। तो अब आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, वायरस। वायरस हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आता। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस हमेशा आपकी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में जाकर रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी कि आप जिस भी बॉडी पे वो अटैक करते हैं उसके अंदर जाके वो फैल जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि उन्हें किसी ना किसी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमारे कौन कौन से वायरसेस होते हैं, जैसे वायरसेस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? कोल्ड,
इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, ज़्यादातर जो कफ होते हैं, जो खांसियाँ होती हैं, वो सब किसकी वजह से होती है, हमारी वायरसेस की वजह से होती हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, तो ये सब हमारे किसकी वजह से होते हैं, ये सब हमारे वायरसेस की वजह से होते हैं। अब हमारी जो डिजीज प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं वो कौन सी होती हैं, डायसेंट्री और मलेरिया। ठीक है, डायसेंट्री को हम और क्या बोलते हैं, डायरिया, जैसे दस्त बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये सब हमें किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और जो हमारे डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको आगे जाके एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बहुत इजीली याद कर लेंगे कि हमारे को कौन सी डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, कौन सी वायरसेस की वजह से होती है। उसकी ट्रिक मैं आपके साथ अभी आगे जाके शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सिंगल सेल। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे सिंगल सेल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और हमारे सिंगल सेल में हमारा पैरामीशियम भी आता है। ओके, सिंगल सेल में हमारा क्या आता है, पैरामीशियम भी आता है। लेकिन यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करेंगे। कुछ हमारे एल्गी, कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है, या फिर हमारे मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन हमारा ऐसे बन सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, बैक्टीरिया, ठीक है, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। अब आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया है एंड बी, ए एंड बी हो सकता है, या आपको ऑप्शन में दे सकता है ओनली, ओनली डी, या फिर बी एंड डी। इस तरीके से आपको वो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो क्या होगा, एल्गी एंड फंजाई। जो एल्गी और फंजाई होते हैं ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से हमारे अभी तक 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो आइस जितना कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर बिल्कुल गर्म मौसम हो। ठीक है, डेजर्ट हो या बहुत ही मार्शी लैंड हो, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, तभी तो हमारे चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव करते हैं, यानी कि जो हमारे को किसी न किसी तरीके से बेनिफिट देते हैं। तो ये जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे को किस किस में पाए जाते हैं, जैसे कर्ड बनाने में, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, चीज़ बनाने में, अचार पिकल्स बनाने में, जितने भी हमारे जो बेकरी आइटम्स होते हैं उन सभी में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। क्यों, जैसे आपका ईस्ट होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ईस्ट, ईस्ट का काम क्या होता है, ईस्ट क्या है, हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका काम क्या होता है कि हमारी जो वो मैदा होती है जिससे हम अपने बेकरी आइटम्स को बनाते हैं ये उसको फुला देता है। तो ये यानी कि अल्टीमेटली ये हमारे को हेल्प कर रहा है, राइट। हमारा आपका अल्कोहल, ये भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, ये भी हमारा ईस्ट से बनता है। कौन से प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे और क्या काम करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको ब्रेक करता है, किसमें, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में। किसकी मदद से, बैक्टीरिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में। वो बैक्टीरिया जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को चेंज कर कर आपकी यूजफुल सब्सटेंस में बनाता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और हमारा बैक्टीरिया का काम कहाँ पे यूज़फुल होता है, बैक्टीरिया हमारे को मेडिसिन में भी हेल्प करता है, मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ये जो बैक्टीरिया होता है इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को
बढ़ा देता है। इसके बारे में ये पूरा टॉपिक है जिसको हम लास्ट में जाके कवर करेंगे। ठीक है। और बैक्टीरिया हमारा किसमें मदद करता है? मिल्क से कर्ड बनाने में। किसका हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है? उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरियम है जो कि कर्ड बनाता है। Bacteria and yeast are used for the fermentation of rice and idlis and dosa batter। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं, और किस में काम करते हैं? फर्मेंटेशन। जो हमारी राइस इडलीज होती हैं, डोसा बैटर होता है, उनकी फर्मेंटेशन यानी कि उन्हें फुलाने में भी काम करते हैं। ईस्ट क्या करता है? यहाँ से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट होता है, ये क्या करता है? एक तो सबसे पहले बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी ईस्ट डालते हैं हमारी मैदा के अंदर, तो 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर वो हमारी जो मैदा होती है वो फूल के डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? उसने उसके अंदर जाने के बाद, मैदा में मिलने के बाद, उसने बहुत जल्दी से क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। और कौन सी ऑक्सीजन छोड़ी? CO2। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब ईस्ट प्रोड्यूस करता है तो वो कौन सी आपकी गैस रिलीज करता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ईस्ट रिप्रोडक्शन के दौरान हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ से याद रखिएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो डो होता है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूज़ की। अगर हम कमर्शियल का मतलब होता है कि हमारी जिससे हम इनकम करते हैं, तो कमर्शियल के लेवल पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिशियल है? तो सबसे पहले क्या होता है? हमारा जो अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही होता है। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है? ईस्ट की मदद से। तो यहाँ से भी एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो अल्कोहल है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से यूज बनता है? वो हमारा ईस्ट की मदद से बनता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है। फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है? जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है स्लोली, तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ईस्ट हमारा कहाँ पे ग्रो किया जाता है? हमारे जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, बार्ले, वीट और राइस, इनके जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है वहाँ पे हमारा क्या ग्रो होता है? ईस्ट ग्रो होता है। और हमारा किसके में यूज़ करता है? वाइन, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, इनकी लास्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। जो हमारे लुईस पैस्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। याद रखिएगा, यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है पॉइंट। हमारे लुईस पैस्चर ने क्या किया था कि फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था किसमें? 1857 में। अब आप देखिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको हर पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है। तो इस चैप्टर को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। एक बार चाहे तो आप अपनी NCERT की बुक से ज़रूर इसे पढ़िएगा हमारा वीडियो देखने के बाद। इससे आपके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप इसे आगे तक भी नहीं भूलेंगे। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर हर छोटे से छोटे पॉइंट को लेके आई हूँ, सो दैट आपको, अगर आप नहीं भी पढ़ पाते NCERT, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है। ठीक है। बस आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए कि मैं आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बता रही हूँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्पेशली जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज़ की, कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन की तरह कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। ठीक है। उसको, जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो पेनिसिलिन का काम क्या होता है? पेनिसिलिन का काम क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर डिजीज़ है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो पैथोजेंस आ गए हैं, जो हमारी बीमारी आ गई है, वो जो हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गया है, उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको वो रोक देता है वहीं पर। ठीक है। जब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो धीरे 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 करके हमारी जो बॉडी है, हमारी एंटीबॉडीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, फिर वो उसे रिकवर करने में हेल्प करती हैं।
तो यहाँ से अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो पिछले ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, कि हमारे कौन इनमें से गिवन में से कौन सी एंटीबायोटिक्स हमारी बैक्टीरिया से बनती हैं। तो याद रखिएगा नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। और हमारे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने आपका पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एंटीबायोटिक्स का और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक्स को हम हमारे जो लाइव स्टॉक होते हैं और या फिर जो पोल्ट्री होती है उसमें भी मिक्स करते हैं, एनिमल्स के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है। और एंटीबायोटिक्स का काम प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारा आजकल जो बहुत फेमस है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो भी हमने पीछे भी नाम पढ़ा था ना स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो और अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं अगर हम उनको अननेसेसरली लेंगे तो वो हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उन्हें भी मार सकते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे को बेनिफिट करते हैं उनको मार सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे को डॉक्टर ने जितनी एंटीबायोटिक बताई है, जितने टाइम बताइए और जितनी देर के लिए बताइए, हमें उतने टाइम के लिए ही उस एंटीबायोटिक को लेना चाहिए और डॉक्टर के सजेशन पे ही लेना चाहिए। ठीक है। एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, एंटीबायोटिक्स को जो हमारे जो वायरसेस है, यानी कि अगर हमारी कोई बीमारी ऐसी है जो वायरस की वजह से हुई है तो उस पे हमारे एंटीबायोटिक असर नहीं करते, जैसे कि कोल्ड और फ्लू। अब आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, हमें खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो हम कितने भी एंटीबायोटिक्स ले लें लेकिन वो जाती अपने टाइम पर ही है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स नहीं असर करती। एंटीबायोटिक्स हमेशा जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर ही असर करती है, बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती है उनके ऊपर ही असर करती हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। इसका नाम तो सभी ने सुना है कि वैक्सीन क्या होता है। अभी हमारा जब कोरोना आया था तो उसमें सबने ही वैक्सीन लगवाई है, तो सबको पता है वैक्सीन क्या होता है। ठीक है। तो जब हमारी कोई डिजीज़ होती है, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है तो हमारी बॉडीज़ को एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस बाहर से आई हुई डिजीज़ से लड़ने के लिए। तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें वैक्सीन की मदद से मिलती है। और वो प्रोसेस जब हम इन वैक्सीन लगवाते हैं, हम हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है उसको याद रहता है कि जब भी कोई माइक्रोब अगर हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से एंटर कर जाता है तो उसे उसके साथ कैसे लड़ना है। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडीज़ के अंदर ज़्यादातर हमेशा रहती हैं और हमारे को डिजीज़ से बचाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। और जो मोस्टली आप वैक्सीनेशन दी जाती है वो किन बीमारियों के लिए दी जाती हैं? टीबी, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस के लिए हमारे को वैक्सीन दी जाती है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के को वैक्सीन दिलवाई जाती है। और आप उनका जब कार्ड देखेंगे तो उनको बेसिकली इन्हीं डिजीज़ की वैक्सीन दिलवाई जाती है। जो हमारे एडवर्ड जेनर थे उन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग एनवायरनमेंट। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे को किस में हेल्प करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में। जैसे अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे किसकी? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। आपको नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सर की, यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उन बैक्टीरियाज की जो क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने जो एटमॉस्फेयर होता है अपने आसपास, देखिए आपको ये सब तो पता ही है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। करेक्ट। तो अब हमारे को, आपको हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा सॉइल होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, तो उन्हें उसको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है। तो सॉल्युबल फॉर्म में लाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया काम करता है। उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाकर वो उस सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? राइजोबियम।
ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम, द प्लांट वेस्ट, जो हमारे प्लांट वेस्ट हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्योर में, किसकी मदद से? माइक्रोब्स की मदद से। और जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, उसको प्लांट्स दोबारा से हमारे यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो आपके जो पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स या टॉयस, यानी कि जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनके ऊपर एक्ट नहीं करते। तो होता क्या है कि हमारे जितने भी हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड डीके प्लांट्स एंड एनिमल के फॉर्म में, आपने देखा होगा कि वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन की वजह से। और इससे क्या होता है कि वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाता है। अभी हमने बात करी अब तक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब क्या हमारे क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा फ्रेंडली होते हैं? क्या वो हमें नुकसान नहीं देते? नहीं, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें नुकसान भी देते हैं। कैसे? आइए चलिए देखते हैं। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं? डिजीज, बीमारियां देते हैं, किसमें? ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। और जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे जो खाना है उसे खराब करते हैं, कपड़ों को खराब करते हैं, लेदर को ख़राब करती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी वो डिजीज़ जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, आपके जो माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं हमारी क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। और ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल होते हैं वो कैरियर की तरह काम करते हैं डिजीज की कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे हमारी हाउस फ्लाई, फीमेल एनोपोलिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। जब हम बात करते हैं हाउस फ्लाई की तो ये क्या करती हैं? आपकी गार्बेज पे या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी होती है यानी कि जो इनके पैर होते हैं उनसे क्या होता है, आपके जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो जो डिजीज होती हैं वो चिपक जाती है। अब यही हमारी जो आपकी हाउस फ्लाई होती है, यही आपका जो खुला खाना रखा रहता है उस पे जाके बैठती हैं और वहाँ पे जाके जो ये डिजीज अपने पैरों में लगा के लाई है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर देती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे को फूड पॉइजन हो जाता है। किस वजह से होता है? वो इसी वजह से हो जाता है। फीमेल एनापोलिस मॉस्किटो क्या करती हैं? हमारा जो मलेरिया का पैरासाइट है उसे कैरी करती हैं। और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है वो जो हमारा डेंगू वायरस होता है उसे कैरी करती हैं। इन्हें याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये और याद रखिएगा, जितने भी मॉस्किटो हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं, यानी कि आपके जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो किसकी कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा? जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा हुआ रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका पानी साफ रखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे जो मॉस्किटो हैं वो आपका जो रुका हुआ पानी होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, वहीं पर ही ब्रीड करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे जो हमारी ह्यूमन डिजीज होती हैं और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से होती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, उन्हें याद रखने की। देखिए हमारे एनसीईआरटी में ह्यूमन डिजीज यही दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपकी जो ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड है, ठीक है, ये दोनों ही टी से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? और तो कोई टी से स्टार्ट नहीं हो रहा। और ये दोनों ही हमारा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। तो याद रखिएगा, टी बी, टी बी, यानी कि जो टी से स्टार्ट होने वाला है वो बैक्टीरिया से ही होगा। ठीक है, साथ में हमारा एक और चीज़ है जो बैक्टीरिया से होता है, वो है कॉलेरा। क्लोरेरा हमारा किससे होता है? सी बी। तो इसे याद रखिएगा, टी और सी बी हमारा किससे है? सी बी। तो ये हमारा किसकी वजह से है? हमारा बैक्टीरिया की, कॉलेरा हमारा बैक्टीरिया की वजह से। और केवल हमारा एक ही ऐसा ह्यूमन डिजीज है मलेरिया जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, बाकी जितने भी हैं वो वायरस से होते हैं। सो ये ट्रिक है आपके याद रखने की, इन्हें याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे उन डिजीज़ की जो हमारे एनिमल्स में होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ देखी जाती है उस डिजीज़ का नाम है एंथ्रेक्स। ठीक है,
क्या नाम है, ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जो ह्यूमन में भी हो जाती है। कब, अगर वो किसी ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं जिसको ऑलरेडी एंथ्रेक्स की बीमारी होती है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये एंथ्रेक्स, जिसको एंथ्रेक्स की बीमारी होती है, चाहे एनिमल हो ह्यूमन हो, वहाँ एक ऐसी ब्लैक सा स्पॉट बन जाता है उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। और कैटल के अंदर हमारी जो माउथ की और फूड की डिजीज होती है वो किसकी वजह से आती है, वायरस की वजह से आती है। जो हमारे रॉबर्ट कॉश थे, उन्होंने 1876 में एक रोड शेप बैक्टीरियम का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से हमारे क्या, जिसकी वजह से क्या है, एंथ्रेक्स डिजीज होती है। तो ये याद रखिएगा, बैसिलियस एंथ्रेक्स इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन डिजीज की जिसके वजह से, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स में होती है। तो जब हमारे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो जैसे कौन कौन में वो किस किस में करते हैं, वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है। तो जब भी आपके इन प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो जाती है, तो क्या होता है, इनके जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है, जो इनकी ईल्ड होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर हमारे को 3 तरह की प्लांट डिजीज दी हुई है। एक तो दे रखी है सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, और येलो वेन ऑफ मोजाइक भिंडी। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, सी फॉर सिट्रस, सी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर बैक्टीरिया, तो सी की आवाज आ रही है तो इससे आप सी से सी याद रख सकते हैं, ठीक है। आर फॉर रस्ट, एफ फॉर फंजाई, इसमें यू और यू मैच कर सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। रस्ट में यू है सेकंड नंबर पे, फंजाई में भी यू है, ठीक है। अब बचा एक आपका वी फॉर वे, वी फॉर वायरस। तो इससे आपके जो तीनों प्लांट डिजीज हैं उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई है ये बताने के लिए। देखिए, जो सिट्रस कैंकर होता है उसमें क्या होता है, ऐसे छेद 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 से हो जाते हैं। ये नींबू या ऑरेंज है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे देखिए कैसे छेद 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 से हो गए, धब्बे धब्बे से जैसे होता है ना, रैशेस टाइप के जैसे होते हैं, इस तरह का हो जाता है जब इसके अंदर कोई बीमारी लग जाती है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। उसके बाद हमने दे रखा है रस्ट ऑफ व्हीट। ये हमारी रस्ट ऑफ व्हीट की फोटो है, जब हमारी व्हीट में रस्ट आ जाता है, ठीक है। ये उसकी फोटो दे रखी है, देखिए कैसी हो जाती है। उसके बाद हमने बात करी है मोज़ेक ऑफ भिंडी या लोवेन। ये देखिए, ये वाली जो फोटो है ये हमारी थर्ड वाली फोटो है, यानी कि जब हमारी येलो वेन मोज़ेक भिंडी में हमारे वो लग जाती है, खराब हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो वो इस तरीके से हमारी हो जाती है। तो अभी हमने बात करी 3 कैटेगरीज की, वो डिजीज जो हमारी एनिमल्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, ठीक है। अब हमारे इसके बाद एक हमारा आता है फूड पॉइजनिंग। तो अभी मैंने बताया कि जब भी हम खुला हुआ खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे को फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो फूड प्रिजर्व करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर 6 तरीके दे रखे हैं जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला मेथड है केमिकल मेथड, दूसरा कॉमन सॉल्ट, थर्ड वन इज शुगर, शुगर की मदद से, फोर्थ वन है हमारा ऑयल एंड विनेगर की मदद से, फिफ्थ वन है स्टोरेज एंड पैकिंग की मदद से, और सिक्स्थ वन है हमारा हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की मदद से। अब इसमें क्या होता है, जब हम केमिकल मेथड की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे जो सॉल्ट और एडिबल्स ऑयल होते हैं ये हमारे केमिकल की तरह ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे दो केमिकल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स की तरह। कौन कौन से, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये हमारे दो केमिकल्स हैं जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की मदद से हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आंवला है, कच्ची आमी है, टैमरिंड है, मीट फिश है, तो इन पे क्या होता है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो छिड़क दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये आपका जल्दी से खराब नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, शुगर क्या करता है कि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसकी जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे रोक देता है, जिसकी वजह से जो आपका फूड है वो जल्दी से खराब नहीं होता। तो जैसे आपने देखा होगा ये किस में मिलता है, आपका जैम्स में, जेलीज में, स्क्वैशेस में, ये सब हमारा किसकी मदद से प्रिजर्व किए जाते हैं, शुगर की मदद से। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर की। तो जब हम ऑयल एंड विनेगर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पिकल्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट, ऑफन, ये सब
कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं? ये सब ऑयल एंड विनेगर की मदद से प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए जो हमारे एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं या फिर एयर टाइट पन्नियाँ होती हैं, उसमें हम अपने फूड को रखते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग करते हैं। एंड होल्ड हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो आपका है पेस्चराइज मिल्क का। पेस्चराइज मिल्क क्या होता है? पेस्चराइज मिल्क वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो मिल्क होता है उसे पहले 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 15 से 30 सेकेंड के लिए, और फिर उसको एकदम से चिल्ड करके उसे स्टोर कर देते हैं। अब आपके इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं, और आप जब कभी भी मार्केट से पेस्चराइज मिल्क लेके आते हैं तो वो आप चाहें तो उसे डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। और जो ये प्रोसेस था पेस्चराइजेशन मिल्क का, ये किसने दिया था? ये भी हमारा लुइस पेस्चर ने दिया था। तो इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक हमने हमारा 95% तक ये जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन रह रहा है, नाइट्रोजन साइकिल रह रही है। इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे आपके जितने भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, और आपको इस चैप्टर को लेके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।